Namaskar, I am again here with my lecture series on mechanics, and in this lecture I'll continue my previous lecture which was based on geodesics or on the application of calculus of variation. I told you one application of calculus of variation to find the shortest distance between the 2 points. That 2 points may be on a plane or maybe on a curved surface. So in last lecture I told you that when the 2 points are in a plane, then their shortest distance was obtained with the help of a straight line. That means the 2 points should be joined through a straight line so that the distance between them is shortest. But what happens if your surface on which the 2 points are lying is a curved surface? And in such situations, if we can find a curve which is giving the minimum distance between the 2 points, then that curve is called geodesics. So geodesics may be on sphere, geodesics may be on cone, maybe on cylinder, and likewise these may be on any curved surface. So here we will see its application for the sphere, geodesics on a sphere. As in my previous lecture, I told you that the geodesics are very much useful in practical life because all our flights or the sea routes always follow the geodesics. A pilot uh, does not fly the plane in a straight line, rather it flies it is looking like a straight line, but this is not the path followed by them, rather this is the path followed by them, and which is the geodesic. So in this picture you are seeing so many flights from one place to another place, and all are following the shortest paths, and these shortest paths are geodesics. So we'll see mathematically that geodesics on the sphere are the great circles. What are great circles? Great circles are those circles which are obtained by intersecting a sphere with a plane, and the plane should pass through the center. तो प्लेन एक लिया आपने जिसने सर्किल को काटा, इंटरसेक्शन लिया, और अगर वो उसके सेंटर से जा रहा है तो आपको नेचुरली कट करने पर एक सर्किल जैसा मिलेगा, सर्किल ही मिलेगा, और वो सर्किल कहलाएगा ग्रेट सर्किल. तो जो इंटरसेक्शन से, किसी स्फीयर के इंटरसेक्शन से सर्किल्स मिलते हैं जिनका सेंटर स्फीयर का सेंटर होता है, वो सब ग्रेट सर्किल्स होते हैं. ये हम मैथमेटिकली डेराइव करेंगे. तो हमने लास्ट लेक्चर में ये बताया था आपको कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हमें जाना पड़ेगा यदि हम किसी स्फीयर पर ये काम कर रहे हैं. ठीक, तो उसके लिए हमें जो हमारे लाइन एलिमेंट्स हैं, यानी कि आपको एक पैरेललो पाइप कंसीडर करना होगा ऑन ए स्फेरिकल सरफेस. तो अगर आप एक प्लेन में एक 3 डायमेंशनल प्लेन्स के थ्रू जो एक 3 डायमेंशनल स्पेस बनता है, वहां पर यदि एक पैरेललो पाइप कंसीडर करते हैं तो सिंपली आप एक ऐसे पैरेललो पाइप कंसीडर कर लेते हैं. आप ऐसे एक कर लेते हैं पैरेललो पाइप सा कंसीडर, और उसमें 3 एजेस होती हैं उसकी. यदि हमने ये एक सेंटर लिया है तो एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग और एक जेड एक्सिस के अलोंग हम 3 उसकी ये एजेस ले लेते हैं. एक हमने डेल्टा एक्स ले ली, एक डेल्टा वाई ले लिया और एक डेल्टा जेड ले लिया, और उससे फिर हम एक लेंथ एलिमेंट निकाल लेते हैं. लेकिन यदि हमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम करना है तो हमें एक स्फीयर के सरफेस पर के कॉरस्पॉन्डिंग एक पैरेललो पाइप कंसीडर करना पड़ेगा जिसका जो एक फेस है वो पूरा स्फीयर पर लाई करेगा. तो अब उसके 3 लाइन एलिमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये सपोज हमने पॉइंट लिया है, ये आपने पॉइंट लिया है, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ से एक डायरेक्शन होगी अलोंग रेडियस जिसको आर कैप से दिखाया है, एक डायरेक्शन होगी अलोंग लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड है जैसे, तो इस लैटिट्यूड के टेंजेंट कर लिया हमने, ये एक डायरेक्शन होगी, और एक डायरेक्शन होगी अलोंग लॉन्गिट्यूड, जो ये वाली डायरेक्शन है, दिस इज अलोंग लॉन्गिट्यूड. तो आपको जो 3 एजेस लेने हैं वो भी एक इस डायरेक्शन में होना चाहिए, एक
लैटिट्यूड के डायरेक्शन में और एक लॉन्गिट्यूड के डायरेक्शन में, जो हम इस वाले डायग्राम से देख सकते हैं। यहाँ पर ये आपका पार्टिकल है, ठीक है। इस पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग ये आपको आर मिला है, तो इस एज को जब मैंने एक्सटेंड किया तो ये डेल्टा आर हो गया। ये मैंने एक पैरेललो पाइप कंसीडर किया है सरफेस ऑफ स्फीयर पर, जो ये सरफेस पर लाई कर रहा है और एक ये बाहर कहीं है। ये इनफाइनेटेसिमल पैरेललो पाइप है। तो ये जो पॉइंट है ना, मैं ये भी मान सकती हूँ, जितने भी ये 4 कॉर्नर पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं ये वाला पॉइंट कंसीडर करूंगी, क्योंकि ये जो अंदर से जो कॉर्नर पॉइंट है, ये वाला हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। अब इस पॉइंट को कंसीडर करने में, जब मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूंगी, तो एक मेरी डायरेक्शन ऐसे जाएगी, ये वाली, जो ये वाली डायरेक्शन है। एक मेरी डायरेक्शन ये वाली जाएगी, क्योंकि मुझे लैटिट्यूड के अलोंग लेनी है, तो ये सेकंड डायरेक्शन हो गई। और एक फिर मुझे लेनी है लॉन्गिट्यूड के अलोंग, तो ये तीन लाइन एलिमेंट बन गए, 3 एजेस बन गई, एक ये वाली एज, एक ये वाली एज और एक ये वाली एज, राइट। अब इनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी एजेस की, देखिए। ये तो पॉइंट है, ये जो एज है ये है डेल्टा आर। यहां डी में लिखा है, मैं इसको डी में ही लिख लेती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये है डी आर, ठीक है। ये लैटिट्यूड के लॉन्ग जो पहले से बताई हुई है, ये हमने ली हुई है आर साइन थीटा डेल्टा फाई। कैसे निकालेंगे ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि हम कैसे निकालेंगे ये। उसके बाद ये एंगल, क्योंकि हमारा डेल्टा फाई होता है, ये आर साइन थीटा और ये आर साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो कर्व है ये हो गया आर साइन थीटा डेल्टा फाई। तो हम इस डायरेक्शन में भी ले चुके हैं, इस डायरेक्शन में। अब हमें लेना है एक लॉन्गिट्यूड डायरेक्शन में, ये लॉन्गिट्यूड डायरेक्शन। देखो इसी बिंदु से तीनों निकले, एक ये और एक ये इसी के पैरेलल है, ये आर है यहां तक, ये भी आर है, तो ये वाली क्या बनी, ये बनी आर डी थीटा, राइट। तो हमारी 3 एजेस आ गई। अब मैं नेक्स्ट उस पर लिख लेती हूँ इसको, नेक्स्ट शीट पर। एक हमारी एज आई डेल्टा आर, एक आई आर साइन थीटा डेल्टा फाई, डी में लिख लें सॉरी, एक आई डी आर, आर साइन थीटा डी फाई और एक डी थीटा। These are 3 edges of a parallelopipe corresponding to the spherical surface, spherical curved surface। हालांकि जरूरत नहीं है कर्व्ड लिखने की, अंडरस्टूड है। तो यदि ये 3 एजेस हैं, तो हम क्या निकालते हैं, जियोडेसिक्स जो हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन टेक्निक निकालते हैं, उसमें हम लिखते हैं एक फंक्शनल जो किसी फंक्शन के ऊपर डिफाइंड है, और इसको क्या लिखते हैं, लेंथ के लिए। डी क्या है यहाँ पर, लेंथ फंक्शन है, हम क्योंकि लेंथ की बात कर रहे हैं नेचुरली, तो डी डिस्टेंस फंक्शन है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं डीएस, ठीक है। इस डीएस का मतलब क्या होता है, अगर हम कार्टीजन में लिखें तो इसका मतलब होता है डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। ये डी एक्स डी वाई डी जेड लाइन एलिमेंट है कार्टीजन में। अब स्फेरिकल में हम ये 3 निकाल चुके हैं, तो हम यहाँ रखेंगे इंटीग्रल डी आर स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा डी फाई स्क्वायर प्लस डी थीटा स्क्वायर। ये हमारे लाइन एलिमेंट्स हैं, तो इसके हिसाब से ये डिस्टेंस फंक्शन है। लेकिन क्योंकि स्फीयर पर आर कांस्टेंट होता है, ऑन स्फीयर आर इज कांस्टेंट, दिस इंप्लाइज डी आर इज ऑल्सो 0, और आर को हम कोई वैल्यू दे देते हैं, लेट इट बी ए, ठीक है। इसको रख दीजिए यहाँ पर, ये बना इंटीग्रल
डी आर तो जीरो ही हो गया, आर की जगह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई स्क्वायर प्लस डी थीटा स्क्वायर, सो इट इज डी थीटा, ये आर डी थीटा था, ये गलत हो गया, यहाँ पर ये आर डी थीटा है, ये होगा आर डी थीटा स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, क्योंकि आर को हमने ए माना है, डी थीटा स्क्वायर। ठीक, थोड़ा सा सॉल्व करिए इसको। ए, अब मैंने आपको बताया था हम इसे साइन स्क्वायर थीटा डी फाई डी थीटा स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हैं, और उस केस में यहाँ पर डी थीटा लिखेंगे और थीटा की लिमिट्स थीटा 1 टू थीटा 2 हो जाएंगी। और दूसरी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, और ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस डी थीटा डी फाई स्क्वायर डी फाई, एंड इन दैट केस दीज लिमिट्स विल बी फॉर फाई। तो हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं इस तरीके से लिखती हूँ तो ये बना एफ, ये केवल हम यहाँ समझाने के लिए कर रहे हैं, आप वहां देख के डिसाइड कर पाएंगे। F1 जो आया हमारा वो आया फंक्शन ऑफ थीटा फाई डॉट, थीटा और फाई डॉट का फंक्शन आ रहा है, और यहां पर अगर मैं इसे F2 कहती हूं तो F2 इज अ फंक्शन ऑफ थीटा थीटा डॉट, ऐसे आ रहा है। ठीक है, इक्वेशन अगर मैं लेग्रांजेस इक्वेशन लिखूं, आइलर लेग्रांजे इक्वेशन, ये कैलकुलस ऑफ वेरिएशन टेक्निक अब लगेगी, सीधा आपका इंटीग्रेंड अगर डिसाइड हो गया, नाउ यू कैन यूज आइलर लेग्रांजे इक्वेशन फ्रॉम EL इक्वेशन। इसके लिए क्या बनेगी, डेल्टा F1 डेल्टा फाई प्लस डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पर माइनस है, डी डी थीटा ऑफ डेल्टा F1 डेल्टा फाई डॉट, ये ऐसे बनेगी इक्वल टू 0। और अगर मैं इसके लिए लिखूं तो ये बनेगी डेल्टा F2 डेल्टा, ये है थीटा और थीटा डॉट, यस, माइनस डी डी फाई ऑफ, क्योंकि अब यहाँ पर ये फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल है तो यहाँ फाई हो जाएगा, ये थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल है तो यहाँ थीटा हो जाएगा, डेल्टा F2 डेल्टा थीटा डॉट। ये दो तरीके की क्वेश्चंस आ रही हैं। अब आप इसको देखो पहले, अगर मैं ये फॉर्म लेती हूँ तो यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, तो ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर ये थीटा डॉट भी है, ये थीटा डॉट है, तो मुझे ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको देखते हैं, अगर मैं इधर वाले को लेती हूँ, ये वाला, तो इसमें थीटा है, ठीक है, थीटा है, ये है फाई डॉट, फाई डॉट का भी फंक्शन है, पर यहाँ फाई नहीं है, कहीं भी फाई का फंक्शन नहीं है ये, तो मेरा ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा कम देगा, इजी पड़ेगा ये, तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे और हम इस वाले को कंसीडर करेंगे। तो ये आपको प्रैक्टिस से डिसाइड हो जाएगा, इस तरह से ऑपरेट करके या वर्क करके ही देखना पड़े, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम इसको नहीं ले रहे, हम इसको कंसीडर करेंगे। सिंस F1 इज नॉट ए फंक्शन ऑफ फाई, तो ये जो है आपका 2 implies डेल्टा F1 डेल्टा फाई डॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि हम इसको रखेंगे इक्वल टू 0, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट कॉन्स्टेंट। हमारा F1 क्या है, F1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट, ये हमारा F1 है। तो अब हम इसमें रख देते हैं, इसको दूसरी शीट पर दोबारा लिख लेते हैं।
F1 is sin square theta phi dot square plus 1 raised to the power 1/2। और हमारी इक्वेशन है, जो हमें इक्वेशन रखनी है, ये था 4, दिस वाज 4, और हमारी इक्वेशन है डेल्टा F1 डेल्टा फाई डॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ठीक है, इसको रख देते हैं यहाँ पर। ये आया 1/2 रूट साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर प्लस 1, और ऊपर आया, क्योंकि हमें फाई डॉट के रिस्पेक्ट में करना है, ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट। कुछ मान लीजिए इस कांस्टेंट को, लेट दिस कांस्टेंट बी सी। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड, साइन 4 थीटा फाई डॉट स्क्वायर इज सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व करें इसको, साइन स्क्वायर थीटा माइनस सी स्क्वायर, फाई डॉट स्क्वायर इज 1, और फाई डॉट इज 1 अपॉन साइन थीटा रूट साइन स्क्वायर थीटा माइनस सी स्क्वायर। फाई डॉट इज, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा, और ये आ गया, एक कोसेक थीटा यहाँ से आएगा तो दिस विल बी कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस सी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे इसको चेंज कर लिया हमने साइन को कोसेक में। नाउ दिस विल बी एक सी यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर सी छूट गया है, ये दिस इज सी स्क्वायर, और जब हम फाई डॉट लेंगे तो सी रह जाएगा, यहाँ पर सी है। ठीक है, ये आ गया सी कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन रूट 1 माइनस सी स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लगाने हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन रूट 1 माइनस सी स्क्वायर, इसको खोल दो आप, 1 माइनस सी स्क्वायर आएगा, एक सी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, ये स्क्वायर बना, और ये आया माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, नाउ व्हाट इज फाई? फाई मीन्स यू विल इंटीग्रेट द टू साइड्स, so integrating c square cosec square theta root 1 minus c square upon c square minus cot square theta d theta plus another constant of integration, let it be d। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप cot theta को t मानिए, बहुत इजी इंटीग्रेशन है इसका। मैं इसका आंसर लिख रही हूँ, क्या आएगा, दिस विल बी साइन इनवर्स cot theta upon रूट 1 माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन आएगा प्लस डी, दिस इज फाई। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं आगे। आई गॉट फाई इज इक्वल टू, एक माइनस सिंबल रह गया वहां पे, यहाँ पे माइनस और आएगा, दिस इज माइनस। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, d माइनस फाई इज साइन इनवर्स
cot थीटा अपॉन रूट 1 माइनस सी स्क्वायर, ऐसे लिख लिया इसको। साइन इधर ले आइए, साइन d माइनस फाइव इज कॉट थीटा अपॉन रूट 1 minus c square. Let root 1 minus c square be some other constant, say e. So it is e sine d minus phi, and cot theta may be written as cos theta upon sine theta. So write e sine theta and open this, sine d cos phi minus sine phi cos d cos थीटा। थोड़ा सा और सॉल्व करें इसको, e साइन डी, ये एक साथ लिख लीजिए, कांस्टेंट है, साइन थीटा cos फाइव माइनस e cos d साइन थीटा साइन फाइव is cos theta. Now write this as e sin d, इसको कुछ मान लें हम, e sin d को पहले आप दोनों तरफ a से भी मल्टीप्लाई करते जाइए, और इसको मैं मान लेती हूँ a sin थीटा cos फाइव, इसको मैंने मान लिया b एक सेकेंड, इसमें फिर एक सी छूट गया है क्या? यस, देयर इट शुड बी सी, ये सी है यहाँ पर साथ में, सी है ये, तो हमने इसको माना है ई पूरा, ठीक। आगे बी एंड देन ए साइन थीटा साइन फाइव इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ठीक है। अब ये कितने के बराबर है? ये जो a साइन थीटा कॉस फाइव है, ये कितने के बराबर है? दिस इज x, दिस इज ax प्लस b, यहाँ मैंने जो माना है ना ये e cos d, ऐसे मानिए आप, a इज इक्वल टू e साइन d एंड b इज इक्वल टू, हम पॉजिटिव में भी मान सकते हैं, नेगेटिव में भी मान सकते हैं, e cos d, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो मैं प्लस कर दूं इसको, एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि बी वाई, ये क्या है, ये वाई है, ये है एक्स, ये है वाई, स्फेरिकल में जो हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लेते हैं, और ये है जेड, ये आ गया आपके पास। ये क्या है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल passing through, or you can say equation of a plane. This is equation of a plane passing through, आप पास करा के देख लीजिए इसको, 0 0 0 से ये पास हो रहा है, एंड intersects the sphere in great circle. So this implies that geodesics on spheres are great circles. और यही रीजन है कि हमारा ग्लोब स्फेरिकल है, और जब ट्रांसपोर्टेशन होता है पैसेंजर्स का या गुड्स का, तो जियोडेसिक्स फॉलो किए जाते हैं शॉर्टेस्ट पाथ के लिए. सो दिस इज ऑल अबाउट जियोडेसिक्स ऑन अ स्फीयर. थैंक यू.